राधे राधे। तो आगे सब लोग अटेंडेंस ले ले। तो जल्दी से अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन कौन प्रेजेंट है। तो आज का अपना टॉपिक है आयंस के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, साथ में डेल्टन स्टोरी भी पढ़ेंगे अपन। आयंस क्या होते हैं, बहुत ही बेसिक वर्ड है सर, ये तो सबने पढ़ रखा होता है। तो आयन क्या होते हैं, एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। अब उसको गेन कराओ या लॉस कराओ, उससे क्या बन जाएगा, आयंस बन जाएगा। तो दो टाइप के आयंस होते हैं, कैटायंस और एनायंस। कैटायंस कैसे बना होगा सर, सिंपल है सर, एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, कैटायंस बन जाएगा। एनायंस कैसे बनेगा सर, एटम को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, एनायंस बन जाएगा। सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, ये तो सब जानते ही हो तुम। फिर भी थोड़ा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ एग्जाम्पल लिख दे। जैसे सोडियम एक एटम है, तो सोडियम में से मैं इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता हूँ तो वो कन्वर्ट हो गया Na प्लस में, ये क्या कैटायन है, प्लस इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा बैलेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही एक और एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, जैसे मैग्नीशियम है, ये एक एटम है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा हूँ मैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डाई पॉजिटिव आयन के अंदर, Mg+2 के अंदर, एंड साथ में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे। सिंपल है सर। इसका यहाँ पे दूसरा अलग एग्जांपल लेते हैं एनाइन के लिए, जिसमें क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सर Cl ले लेते हैं अपन, एक एटम किसी का, तो Cl को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया अपन ने, तो क्या कन्वर्ट हो गया ये, Cl- में कन्वर्ट हो गया। Cl+ इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, Cl-। एटम पे तो लिखा, लेकिन एक्चुअल में कल अपन ने पढ़ा था कि Cl इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अभी इस टॉपिक के अकॉर्डिंग दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर और बेटर लिखना हो तो ऐसे लिखना चाहिए अपने को, Cl2 करके सब जगह में 2 लगा देता हूँ। रीज़न क्या है सर, ऐसा क्यों लिखा आपने, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि Cl जो है वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल की फॉर्म में, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। फिर भी पुराना वाला लिखा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंसिंग वहाँ पे भी ठीक है। अच्छा एक और लिखिए, O2 लिखते हैं। ऑक्सीजन है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कितने गेन करे, या एक का पहले समझ लेते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे अपन। कि सर ऑक्सीजन है, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, किस में कन्वर्ट हो गया, O- में। मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा O2- में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये बन गया इसका ऑक्साइड आयन। सर ये O क्या O की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, नहीं सर। क्या इसमें कोई दिक्कत है, नहीं सर इसमें दिक्कत नहीं है। थोड़ा और बेटर लिखना हो तो अपन क्या करेंगे, O2 लिख देंगे। तो सर यहाँ भी सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक तरीका और भी है मेरे पास में, कि सर O2 लिख के मैं यहाँ पे 1/2 लिख देता हूँ। हाँ सर, अब इससे भी बैलेंस हो जाएगा। O2 लिख के मैंने 1/2 लिख दिया, तब भी ये बैलेंस है। चाहो तो ऊपर वाले में भी ये काम कर सकते हो तुम। कैसे सर, सर इसको लिखो आप ऐसे, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, फिर लिखो Cl-। चाहो तो ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर सर इसको लिखना चाहो तो इसको कैसे लिखे, O2 वाले को, तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। O2+4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स O, कितने O, 2O, और ऊपर चार्ज कितना, 2-। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, टोटल चार्ज भी एक तरफ से बैलेंस है। तो ये क्या हो गया, कैटायंस हो गया और एनायंस हो गया। आगे चले अपन। अब ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा है यहाँ पे, या लिखा है Pb+4 या लिखा है Pb+2, इसमें क्वेश्चन मार्क कर रखा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को मुझे लिखना है बेसिकली, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ उस तरह से। तो बताओ, ये तो सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए अपने को, +4 से +2 में कन्वर्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कैटायन से कैटायन में ही कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से। सर इसमें क्या करें बताओ जरा, +2 से जा रहा है +3 में, तो इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, लॉस कर रहा है। और अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा वो, सिंपल है। तो सर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को उसने बाहर निकाला होगा। तो कहाँ लिखूंगा मैं, राइट साइड में लिख दूंगा, कितने इलेक्ट्रॉन सर, एक इलेक्ट्रॉन। इधर देखते हैं, सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, सल्फर-2 से सल्फर-6 में जा रहा है, और नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। क्या किया होगा इसने, इलेक्ट्रॉन को गेन।
कितने इलेक्ट्रॉन, वो इनका डिफरेंस देख लो आप, तो कितने आएंगे यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन। सर नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, देखो मैं थोड़ा लिख के बता रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है या उसका उल्टा नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, दोनों केस में क्या होता है, पॉजिटिव बढ़े या नेगेटिव कम हो तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी का उल्टा ले लो कि सर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है और नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल चीज़ है। अब इधर देखते हैं क्या करिए अपन ने, सर नेगेटिव चार्ज आपने बढ़ाया था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। इधर देखते हैं, नेगेटिव चार्ज कम कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस होगा, जितना इनका डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है, तो क्या लिखूँ यहाँ पे मैं, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इधर देखते हैं, सर पॉजिटिव चार्ज 4 से 7 हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, लॉस किया होगा। तो यहाँ कितना लिखूँ प्लस में, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। देखो बेसिक मैथ्स लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। इधर बताओ क्या किया अपन ने, सर n-3 पे था, उससे n पे आ गया, तो सर इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है इसका। कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा। अब तुम चाहो तो टोटल इधर का पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू यहाँ का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये तुम्हें अभी बेसिक बेसिक सिखा रहा हूँ मैं, सीख गए होंगे तुम। ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन है ये वाला, ये सेम क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ये तुम्हें अभी करना है एज अ होमवर्क। ठीक है। सिंपल सा है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए ताकि तुम मल्टीप्लाई ढंग से कर पाओ इसके अंदर। थोड़ा सा ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करना है, बेसिक सा है। आगे चले, थोड़ा वेरिएशन चेंज करते हैं क्वेश्चन का। एक ये वाली वैरायटी पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन की वैरायटी देखो जरा, एक बार पढ़ के दो क्या लिखा है। एन आयन, कोई एक आयन दिया तुम्हें एक्स, जिसके ऊपर +3 है, हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर, एक काम करते हैं, मैं यहाँ लिख दो साथ साथ में सॉल्यूशन वाला पार्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन x3+, उसमें कितने हैं, 10। x3+ पे तो 10 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या पूछ रहा है, मास नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 27, और साथ में तुम्हें क्या दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मास नंबर x 27। सर मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिलके दिए 27। ठीक है सर, मास नंबर कितना था, 27। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स डज द न्यूट्रल एटम ऑफ एक्स हैव, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं ये फाइंड करना है। अगर मेरे को प्रोटॉन पता पड़ जाए तो काम हो जाएगा मेरा, 27 में से माइनस कर दूंगा उसको मैं। तो उसके लिए इसने हेल्प की होगी। ये कह रहा है इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, एक काम करो पॉजिटिव को भूल जाओ, ये मुझे बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स एटम कितने होंगे। जब +3 चार्ज है तब 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जब +3 चार्ज नहीं होगा तब कितने होंगे। तो तुम जरा ये देखना, इधर +3 से यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, इधर से इधर क्या चेंज हो रहा है, कि सर इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। +3 था अभी 0 पे आ गया, सर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। और पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा इसने, गेन किया होगा। तो इसका मतलब ये 10 है वो बेसिकली किस में चेंज हो गया होगा, 13 में। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, पता नहीं सर क्या किया आपने, वापस देखो, थोड़ा रिवर्स बता दो। अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आया, इनडायरेक्ट तरीका देखना। अच्छा, एक्स के अंदर 13 इलेक्ट्रॉन है मान लो, ठीक है। एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 13। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सुनना ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कितना, क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ जरा। इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, तो कन्वर्ट हो जाएगा x+3 में। बोलो सही है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे किस में आ गया, +3 आ गया। तो यही यहाँ पे भी कर दो, 13 से कितना हो गया, 3। तो अगर +3 वाले में 10 इलेक्ट्रॉन है ऊपर लिखा हुआ, तो एक्स में कितने, 13 होने चाहिए। अब मेरे को लगा समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं है, वो बता बैक इस पर दबा दो 10-10 सेकंड का, फिर देख लो अब इसको। जिनको आ गया डायरेक्ट याद रखना अब तुम, क्या, अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ऑब्वियसली बढ़ना चाहिए। इसका उल्टा कर दो कि सर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ता है, इधर देखो, जस्ट मैंने बताया था, पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, तभी तो बढ़ता है। या इसका उल्टा, पॉजिटिव चार्ज कब कम होता है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं।
तो पहले जो बताया था वो इसके लिए बताया था, कहाँ पे थे अपन, यही क्वेश्चन है क्या, नहीं। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। फिर भी देख लो वापिस, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे तो बढ़ गए, पॉजिटिव चार्ज कम होने पे इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उल्टा बोल दिया मैंने अभी। तो प्लस अगर कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होंगे। ठीक है सर, कल आपने एक टॉपिक बताया था कि सर एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और न्यूट्रल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एक्स एटम कितने हो गए, 13। क्योंकि एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो न्यूट्रल वाले में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो 13 का 13। अब एक काम करो, प्रोटॉन की वैल्यू यहाँ रख दो, 13 को उठा के यहाँ रख दो, तो एन कितना आ जाएगा मेरे पास, 27 माइनस 13, ये हो गया अपने पास 14। कोई ऑप्शन है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, क्या आ गया आंसर, 14 आ गया। ठीक है, सिंपल है। दो तीन क्वेश्चन और कराऊंगा, चिंता मत करो, ताकि तुम एकदम ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये उसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा हो किसी को कि सर ये प्लस करने पे बढ़ कैसे गया, इधर ये कम हुआ इधर बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, दो तीन क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं। एक और देखो जरा क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है इसके अंदर, अ स्पीसीज y माइनस टू हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको एक बार लिख देता हूँ मैं साइड में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन y2 माइनस कितना, 18। ठीक है, एंड 15 न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 15। अच्छा सुनना ध्यान से, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आने पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों में से किसी पे कोई चेंज नहीं आता। वापस रिपीट कर रहा हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी चार्ज आ जाए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं इसमें लिखूँ या इसमें लिखूँ बात एक ही है। तो सर चार्ज आने पे क्या चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, चार्ज आने पे इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे। तो ये इसमें लिखो ऐसे लिखो, दोनों एक ही है, न्यूट्रॉन सेम ही रहते हैं, क्योंकि चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन वेरी करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज नहीं होते। चलो यहाँ पे क्या देखो, y माइनस टू में 18 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को तो चाहिए y के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन y, ये चाहिए मेरे को। तो बताओ, देखो दो ऑप्शन होंगे, या तो होंगे 16 या फिर होंगे 20, क्योंकि चार्ज कम हो रहा है, दो ही ऑप्शन होंगे, या तो 16 होगा या फिर 20 होंगे, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। रिवर्स कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 16 इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं चलो, क्योंकि यही मानोगे सही है, गलत क्यों मानूंगा मैं। अच्छा वाई में अगर 16 इलेक्ट्रॉन है, सुनना, वाई में अगर 16 इलेक्ट्रॉन है, वाई को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो 17 हो जाएंगे, दोनों तरफ एक इलेक्ट्रॉन मिला दिया, तो ये तो बन गया वाई नेगेटिव। अच्छा वाई में अगर दो इलेक्ट्रॉन मिला दूँ मैं तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएंगे, 16 और 2 18, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y2 माइनस में। तो ऊपर ये तो लिखा है y2 माइनस में 18 है, y2 माइनस में 18 है, तो y में कितने होंगे, 16। मतलब मैंने सही एज्यूम किया था। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, बैक दबा के वापस पढ़ सकते हो तुम, ये यूट्यूब का अच्छा पॉइंट है, ऑनलाइन स्टडी का बेनिफिट भी है इस चीज़ का। तो वाई के अंदर मेरे को क्या मिल गए, इलेक्ट्रॉन मिल गए। अच्छा सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था, अब ये तो एटम बन गया, और एटम इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल, और न्यूट्रल होने का इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए, वाई के अंदर, वाई के एटम में प्रोटॉन कितने आ गए, 16। सब प्रोटॉन आ गए आपके पास में, न्यूट्रॉन आ गए। अब क्वेश्चन पे चलते, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द न्यूट्रल एटम। तो बताओ मास नंबर कैसे निकालते हैं। सर ये तो कल ही आपने सिखाया है, कुछ ऐड करना होता था, मास नंबर ए क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ एन कर दो। तो सब प्रोटॉन तो आपके पास में 16, और न्यूट्रॉन कितने हैं आपके पास में 15, तो ये कितना हो गया, 31। सर ऑप्शन ए हो गया। थोड़ा तुम्हें अब कंफर्टेबल लग रहा होगा, हाँ सर क्वेश्चन इजी ही है। एक और कर देते फिर तुम्हें बाकी क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे। अब मैं कर रहा हूँ तुम भी तो करोगे, सिर्फ अकेला मैं ही थोड़ी करूँगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, इन एन आयन जेड माइनस हैज 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ जेड इज 17, एटॉमिक नंबर दिया हुआ तुम्हें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल द जेड प्लस टू हैव। तो कह रहे जेड प्लस टू में कितने होंगे, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं तुम्हें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है,
इसमें दिया है, इसमें पूछ रहा है, आराम से तुम कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हें ट्राई करना है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, अभी कर दो। होमवर्क का मतलब क्या होता है, अभी इसका क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर कमेंट कर दो कि क्या आ रहा है, 15, 16, 19, 18, जो भी तुम्हारा आ रहा है। आगे चले, थोड़ा ढंग का होगा तो बताऊंगा मैं। इसको देखते जरा, इसमें क्या पूछा, अ न्यूट्रल एटम हैज अ मास नंबर ऑफ 40, मास नंबर दिया है, कंटेन्स 20 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन दिया है, इफ दिस एटम फॉर्म अ ए माइनस आयन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इजी क्वेश्चन है, ये भी तुम अभी करो, अभी कर दो इसको। ठीक है, ये भी देख लो, वीडियो रोक के आंसर कमेंट करो इसका मेरे को क्या आ रहा है। 7 देखते हैं, एटम पी हैज़ 12 प्रोटॉन एंड एटम क्यू हैज़ 10 प्रोटॉन, दोनों में 10 10 ही है, 12 और 10 है। ठीक है, पी से बन रहा है P+2, क्यू फॉर्म क्यू माइनस आयन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P+2 एंड क्यू माइनस, दोनों को मिला के पूछ रहा है, अलग अलग निकाल के ऐड कर देना। ये भी तुम्हें अभी करना है, आंसर कमेंट कर दो इसका भी, 2 मिनट रोक दो, जल्दी से आंसर सॉल्व करके मुझे कमेंट कर दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ हाइपोथेटिकल यूनिवर्स, हाँ ये मैं कर देता हूँ, थोड़ा वैरायटी चेंज होगी, हर वैरायटी के ये क्वेश्चन अपन करेंगे, बाकी तो तुम कर ही दोगे मुझे पता है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुम भी करना है। इसको देख जरा, हाइपोथेटिकल यूनिवर्स कोई है, कहीं चेंज किया होगा मान लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जेई वाला एनटीए ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, हर साल ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। क्या कर रहा है, मास ऑफ द प्रोटॉन इज, मास ऑफ द प्रोटॉन इज ट्रिपल्ड, ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स कर दिया, जितना होता है उसका 3 टाइम्स कर दिया। ठीक है, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज हाफ, न्यूट्रॉन को आधा कर दिया, प्रोटॉन को 3 टाइम्स, न्यूट्रॉन को हाफ, एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अनचेंज, इलेक्ट्रॉन को चेंज नहीं किया। अगर चेंज कर भी दोगे तब भी इतना मेजरेबल चेंज तो आता ही नहीं है, क्योंकि मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। ठीक है सर, परसेंटेज चेंज फाइंड करना है किसके अंदर, एटॉमिक वेट के अंदर, एटॉमिक वेट में कितना परसेंट चेंज आएगा, ये ऐसा चेंज करने पे किसके लिए क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के लिए। तो एक काम करते, पहले वाली कंडीशन देख लेते, अभी लिखते तो मैं यहाँ पे ओल्ड कंडीशन क्या थी, ओल्ड कंडीशन में क्या चीज़ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं वो लिख देते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है तो मैं लिख भी नहीं रहा। अच्छा, क्वेश्चन किसके लिए, 8O16 के लिए, तो 8O16 के अंदर कितने प्रोटॉन है, सर 6 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कितने, सॉरी 6 नहीं 8, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, 8O16 में 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है सर, ये पहले वाला ऐसा था। अब क्या था, परसेंटेज चेंज फाइंड करना है किसके अंदर, एटॉमिक वेट में, तो इसका पहले वाला एटॉमिक वेट निकालते हैं, एटॉमिक वेट, तो सर ये तो वही 8 और 16 था, इतना ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ। अब क्या करें, फ्यू मिनट्स लेटर, न्यू कंडीशन, नए में क्या चेंज हुआ, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हुए, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हुए, सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ किया तो है इसने, मास चेंज करने का मतलब नंबर चेंज हो गए बेसिकली, ऐसे मान लो। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखो मास को प्रोटॉन के टर्म में डील करते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके रेस्पेक्ट में मास नंबर आता है। सुनना इधर एक बार अच्छे से, 16 आया, इसका मतलब है क्या ये, 16 क्या है, एटॉमिक वेट है, इसका मतलब समझना, इसका मतलब इसका जो वेट है वो 16 टाइम्स प्रोटॉन का वेट है, या 16 टाइम्स न्यूट्रॉन का वेट है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक के टर्म में लियो, क्योंकि दोनों का मास इक्विवेलेंट मानते हैं अपन, सेम ही मानते हैं। तो 16 एक नंबर लिखा है जो है क्या, प्रोटॉन का जो भी मास होगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं, या न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर, दोनों का मास तो एक ही है। तो 16 एक नंबर है, एक्चुअल मास निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 16 को अपन एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं नंबर में डील करने का रीजन वही है, क्योंकि बाद में वैसे मल्टीप्लाई है तो इससे ही करने वाले अपन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ, अब यहाँ कंडीशन देखो, प्रोटॉन इज ट्रिपल्ड, 3 टाइम्स कर दिया, तो 3 टाइम्स, पहले कितने थे 8, तो कितना हो गया 24, और क्या बोला है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज हाफ, आधा कर दिया, तो ये 8/2, कितना हो गया 4। अब निकालो न्यू एटॉमिक वेट, न्यू एटॉमिक वेट, तो ये 24 + 4,
कितना हो गया 28। इतना आ गया इसके अंदर चेंज। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर आपने यहाँ नंबर लिखा और यहाँ पे बात हो रही है मास की। मैं वही समझा रहा था यहाँ पे थोड़ी देर पहले जस्ट अभी, क्योंकि जो ये 16 है वो एक नंबर लिखा है, मास निकालने के लिए 16 को प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो मास वाली टर्म वैसे भी मैंने पहले ही नंबर में एडजस्ट कर दी है, क्योंकि मास को मल्टीप्लाई करो या नंबर को मल्टीप्लाई करो बात तो वही आने वाली है, इसलिए मैं नंबर में एडजस्ट किया है। ठीक है, अब क्या करें सर, जो क्वेश्चन पूछा वो परसेंटेज चेंज पूछ रहा है ये। तो परसेंटेज चेंज निकालने का हमेशा एक फॉर्मूला होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये परसेंटेज निकालने का तरीका होता है। जिसका भी परसेंट पूछे, देखो फिजिक्स तुम पढ़ोगे तो फिजिक्स में आएगा, बहुत से क्वेश्चन तुम करोगे परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तब भी यही करना है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय इनिशियल मोमेंटम। क्वेश्चन करोगे फिजिक्स करना तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही लगाना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। किसका भी क्वेश्चन हो, जब भी परसेंटेज चेंज पूछे हमेशा लगाना है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100। अब यहाँ पे क्वेश्चन किसके ऊपर है, एटॉमिक वेट के ऊपर, तो क्या करूंगा, फाइनल एटॉमिक वेट जो बाद वाला है कितना आया 28, इनिशियल पहले कितना था सर, पहले था अपने पास ये 16 डिवाइड बाय इनिशियल कितना 16 इंटू 100। तो सर ये सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा 8621 12 बाई 16 इंटू, क्या आया, कटने खुशबू आ रही होगी, सूंघ के बताओ किससे कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, 4 और 3, ये 4 से कट रहा है 100, 25 इंटू 3 75%। आंसर पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव में आया इसका मतलब इंक्रीज हुआ है कोई ऑप्शन, हाँ सर 75% इंक्रीज हुआ है। तो ये एक वैरायटी है ये क्वेश्चन की, तुम्हें ध्यान रखनी है। एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी तुम्हें ही करने फिर, समझ गए। एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूँ, देख लो जरा इसको। ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, सल्फर 32 मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज डबल्ड, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज डबल्ड एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ, प्रोटॉन को तो आधा कर दिया और न्यूट्रॉन को क्या कर दिया, डबल कर दिया। चलो चेक करते हैं इसके अंदर। तो इसमें पहले देखते हैं ओल्ड कंडीशन क्या है अपनी, ओल्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग मास कितना है। तो मास लिखने से पहले मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख रहा हूँ और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख रहा हूँ। तो सब प्रोटॉन तो इसके अंदर होते हैं, सल्फर क्या कैसे हो लिखते हैं, सल्फर लिखते हैं S16S32 ऐसे लिखते हैं। देखो मैंने कल बोला था एटॉमिक नंबर तुम्हें याद रखना है, तो ये 16 नंबर पे आता है। एटॉमिक नंबर क्वेश्चन में कभी देता नहीं है, मास नंबर दे देता है वो। तो एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर तो इसमें से माइनस करो, न्यूट्रॉन कितने आएंगे 16 आ जाएंगे। तो प्रोटॉन भी 16 है इसमें और न्यूट्रॉन भी 16 है। ठीक है, तो मास नंबर कितना आ गया सर, मास नंबर 32 जो ऊपर लिखा वही। ठीक है, अब बात करते हैं ओल्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग, अब चेंज करने के बाद आएगी न्यू कंडीशन। अभी वाली कंडीशन क्या बोलती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और न्यू मास नंबर, नया वाला मास नंबर। क्वेश्चन मास नंबर भी है ना, हाँ परसेंटेज चेंज इन मास नंबर। चलो बताओ यहाँ पे न्यूट्रॉन इज डबल्ड, न्यूट्रॉन को डबल किया। तो सब पहले न्यूट्रॉन थे 16, इसका डबल कर दिया 32, न्यूट्रॉन डबल कर दिया। एंड प्रोटॉन इज हाफ, प्रोटॉन को आधा कर दिया, प्रोटॉन कितने 16, 16 का आधा कर दिया कितने हो गए 8। यही तो क्या जो ये बोल रहा है वो करना है। देखो क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन बोलता है तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो लिसनर बोलो बढ़िया वाले, तुम्हें क्वेश्चन से सब हिंट मिल जाएगी। प्रोटॉन को हाफ करना है सर, प्रोटॉन 16 के 8 कर दिए, न्यूट्रॉन को डबल करना है 16 के 32 कर दिया। अब दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 8 + 32 40, कितना आ गया 40। अब क्या करें, अब सर लगा दो वही परसेंटेज चेंज इन मास नंबर, परसेंटेज चेंज इन मास नंबर क्या होगा, बाद वाला मास नंबर जो बाद में आया वो 40, फाइनल वैल्यू 40 इनिशियल 32 डिवाइड बाय इनिशियल 32 इंटू 100। तो सर ये हो गया 40 में से गया तो 8 32 इंटू 100। सूंघ के बताओ खुशबू आ रही है कटने की, किससे कट रहा है सर, 8 से पूरा पूरा कट रहा है 4 टाइम्स, 4 से वापस कट रहा है सर 25 टाइम्स। तो आंसर कितना 25।
सर ये पॉजिटिव में आंसर है, इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो मैं एरो अप बनाऊँ मतलब इंक्रीज है, एरो डाउन बनाऊँ मतलब डिक्रीज है, ठीक है। तो सर 25% इंक्रीज है कहीं, हाँ सर ये रहा ऑप्शन अपना। अब तुम समझ गए होंगे, सिंपल सा पैटर्न फॉलो कर दो, ये तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा, कौन करेगा, तुम करोगे। देख लो जरा क्या बोला है। N15 के लिए मास ऑफ द प्रोटॉन इज, सर ये क्या चीज़ है, क्वाड्रपल। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम्हें पता करना है क्वाड्रपल क्या होता है। देखो हर क्वेश्चन मुझे कुछ सिखाना है तुम्हें, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, गूगल करो मिल जाएगा, और जिसको पता है वो कमेंट कर लो कि हाँ सर इसका मतलब ये होता है। क्वाड्रपल का मतलब, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मेड 1/3 ऑफ इट्स वैल्यू। तो ये क्वेश्चन अभी तुम्हें करना है एज अ होमवर्क, ठीक है। क्वाड्रपल क्या होता है गूगल करके पता कर लो, मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एज्यूम दैट द एटॉमिक वेट ऑफ, थोड़ा अलग दिख रहा है मेरे को तो मैं कर देता हूँ ये क्वेश्चन, जहाँ थोड़ा वेरिएशन लगेगा वो मैं कर दूंगा, बाकी तो तुम्हें ही करना है। चलो चेक करते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ 6C12 इज 150। सर कार्बन का वेट तो 12 होता है, ये कह रहा है 150, ऐसा कैसे हो गया। कार्बन का वेट तो 12 होता है लेकिन ये कितना कह रहा है 150, और किसका पूछ रहा है तुम्हें, एटॉमिक वेट फाइंड करना है इसका। सर ओ का 16 होता है, एन का 14 हो गया, एन ए का 23 होता है। तो सर पता है तो फिर क्यों पूछ रहे हैं, क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन है कि 12 नहीं होता, अब ये कह रहा है 150 है। तो सर 12 का क्या, भूल जाओ 12 को। इस क्वेश्चन के लिए कितना मास लेना है, कार्बन का मास कितना है 150। देखो भाई ने बोला 150 मतलब 150, नो आर्ग्यूमेंट। 150 लेके तुम्हें इन तीनों का मास फाइंड करना है, ठीक है। मैं एक करके बता रहा हूँ ऑक्सीजन वाला, बाकी दोनों तुम कर देना, ठीक। चलो चेक करते हैं, फर्स्ट वाला चेक करते हैं अपन इसके लिए। 8O16 के लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चिंता मत करो। पहले इसको देखो, इसका मतलब जो 12 AME होता है, सर AME क्या, AME यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट। सिंपल इसको यू लिखते हैं आजकल, पहले AME चलता था, अब सिंपल यू लिखते हैं, मास के पीछे की यूनिट यू, ठीक है। तो कार्बन का मास 12U होता है, वो किसके इक्विवेलेंट है, 150 के, मतलब यूनिट कन्वर्जन। ये कह रहा है 12U 150 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। मैं इसको याद होगा कैसे लिखता हूँ, मैं लगाता हूँ बेसिक मैथ्स यूनिटरी मेथड। सिंस, क्या लिखूँ इसको मैं, 12 AMU या U इज कॉरस्पॉन्डिंग टू, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, या इक्विवेलेंट टू, ज़्यादा बेटर वर्ड तो इक्विवेलेंट है, मिर्जा भाई। हाँ 12 AMU इज इक्विवेलेंट टू 150 AMU, सॉरी यूनिट, इक्विवेलेंट टू 150 यूनिट। सर ये यूनिट क्या है, यूनिट कुछ भी हो, वो बताई ही नहीं अपन ने, इसने बताया नहीं अपन ने कि किलोग्राम है कि ग्राम है या कुछ और भी है, पाउंड है, कुछ भी नहीं पता हमको, यूनिट को यूनिट रहने दो। तो 12 AMU 150 के इक्विवेलेंट है। तो अब देखो ऑक्सीजन के लिए कितना AMU होगा, ऑक्सीजन कितना 16, देयर फोर 16 AMU इज इक्विवेलेंट टू कितना, सर 150 ऊपर आता है, इधर जो लिखा है 12 वो डिवाइड में नीचे आ जाता है, और यहाँ जो लिखा होता है मल्टीप्लाई में चला जाता है। सर कटने कुछ बारी है क्या, सुन के बताओ। हाँ सर कट तो रहा है 4 से, 4 3 जा 12, और 4 से यहाँ कट जाएगा। सर 3 से ऊपर भी तो कट रहा है, ये काट दो इधर, 3 कितनी बार 50, और ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 200 यूनिट, ये आ गया। तो ये एटॉमिक वेट है किसका, ये एटॉमिक वेट है 8O16 का। ऐसे सिमिलरली, सिमिलरली 7 और 14 का तुम्हें करना है। ये वर्ड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाला, कौन सा वाला, कब पता है 9 10 में जो मैथ्स में थ्योरम वाला पार्ट होता था, प्रूव करने वाला, थ्योरम के अंदर, तो थ्योरम में जब ये पढ़ा था सिमिलरली, तब इतना सुकून मिलता था कि बड़ा मज़ा आ गया। लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ करना नहीं है, जैसा ऊपर वैसा वैसा नीचे कर देंगे अपन। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। चलो इसी बात पे मैं ये वाला कर देता हूँ। सिमिलरली एटॉमिक वेट ऑफ 7 और 14। तो सिमिलरली मैं इसको देख लेता हूँ, इस नंबर को ध्यान से देख लेता हूँ, उसको अकॉर्डिंग में कर लूंगा। तो सर 150 का तो 150 ऐसे के ऐसे रहा, कोई चीज़ नहीं।
सर 12 ऐसे का ऐसे रहा, सिर्फ फर्क क्या आ रहा है सर, यहाँ पे 16 था क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 16 लिखा था, और यहाँ कितना लिखा 14, तो इंटू कर दूंगा मैं 14। ठीक है भाई, यहाँ 16 था तो यहाँ मल्टीप्लाई में आया था। इसकी इंपॉर्टेंस समझो सिमिलरली की, ये लिख दिया मतलब वैसा का वैसा। तो यार 16 था, वहाँ 14 कर दिया मैंने। अब आगे तुम कैलकुलेशन कट करके तुम कर देना, ठीक है। तो ये आगे कट कर देना, जो भी आ रहा है पीछे लगा देना यूनिट। ऐसे ही जो थर्ड वाला पार्ट है 23, उसमें क्या करोगे, यहाँ पे 23 लगा देंगे। क्यों? सिमिलरली। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैरायटी को देखते हैं कुछ क्वेश्चन की क्या है। अब मॉलिक्यूलर स्पीसीज X2, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलो बता रहे तो। अ मॉलिक्यूलर स्पीसीज X2 कंटेन्स 62 न्यूट्रॉन। X2 के अंदर कितने न्यूट्रॉन है? 62 न्यूट्रॉन है एंड 30 इलेक्ट्रॉन। 30 इलेक्ट्रॉन X2 के अंदर इतने हैं। सर अपन को तो एक एटम का पता करना होता है हमेशा। कुछ क्या रहा है, केमिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो ZXA वाला। तो अपन को सर एक एटम का चाहिए होता है। X2 में इतने हैं तो X में कितने होंगे? सर फिर X बाय लिख देते आप। मैं क्या करूँ, क्वेश्चन में लिखा था, मैंने थोड़ी लिखा है। X2 में 62 न्यूट्रॉन 30 इलेक्ट्रॉन। अगर X2 में इतने हैं तो X में कितने होंगे? सर इसका आधा कर देंगे, तो ये सर 31 हो जाएगा। ये 31 हो गया, ये भी इसका आधा कर दो, कितना? 15, 15 इलेक्ट्रॉन। अरे 2 से डिवाइड कर दिया, इसको आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया। सर आपने कहा था कि न्यूट्रल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 के 15 क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। रीजन, रीजन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो सर आपको इलेक्ट्रॉन मिल गए, प्रोटॉन मिल गए, न्यूट्रॉन मिल गए, बताओ एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कितना? सर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल 15। और मास नंबर कितना सर? सर मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो 15, न्यूट्रॉन कितने? 31, 15 और ये 31। सर ये कितना हो गया? सर इसको ऐड कर देंगे अपन इसको, तो 5 और 1 6, 3 और 1 4, 46। रिप्रेजेंटेशन बताओ, केमिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? ZXA। जेड की जगह तो कितना? 15, एक्स की जगह एक्स, ए की जगह 46। जेड की जगह 15, एक्स की जगह 46। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा अलग वैरायटी थी, थोड़ा इसको चेंज कर दिए, ज़्यादा सिंपल लग गया मेरे को। हाँ इसमें थोड़ा सा अलग लग रहा है मेरे को। चलो इसको ट्राई करते हैं, फिर एक तुम्हें दूंगा मैं। हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल स्पीसीज X2 ऊपर है +2। क्या है? X2 ऊपर है +2, +2 ही दिख रहा है हाँ। कंटेन्स 42 न्यूट्रॉन, इसमें क्या है? 42 न्यूट्रॉन है एंड 42 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर 42 इलेक्ट्रॉन्स भी है। न्यूट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, दोनों सेम सेम दिया अभी तो। फाइंड द केमिकल रिप्रेजेंटेशन, वही जेड एक्स से लिखने वाला, जेड चाहिए और ए चाहिए। सर अगर ये ऊपर चार्ज नहीं होता तो मैं डायरेक्टली आधा आधा कर लेता। अगर ये ऊपर +2 नहीं लिखा होता तो मैं डायरेक्टली दोनों को डिवाइड कर देता 2 और 2 से। तो एक काम करो सर, पहले इसको हटा के बात करते हैं। तो X2 के अंदर क्या होगा? X2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या चीज़ होगी? बताओ। सर क्या चार्ज कम ज़्यादा करने पे न्यूट्रॉन पे फर्क पड़ता है क्या? सर नहीं फर्क पड़ता, तो सर न्यूट्रॉन उतने ही रहेंगे। तो न्यूट्रॉन 42 के 42 ही रहेंगे। हाँ सर, चार्ज कम ज़्यादा करने पे इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ता है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा हूँ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए होंगे। पॉजिटिव चार्ज कम करना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 42 की जगह हो जाएंगे 44 इलेक्ट्रॉन। अरे समझ में आया कि नहीं आया ये? बोलो, क्लियर है? भाई जब प्लस तुम अगर कम कर रहे हो, प्लस कम कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करोगे मतलब बढ़ के 42 से हो गए 44। या इसका उल्टा देख लो, अगर यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, यहाँ से ऊपर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे, कितने? 2, तो 2 कम कर दो, मतलब सही है। ठीक है सर, ये हो गया। सर अपन को X2 का नहीं चाहिए,
एक्स का चाहिए, एक्स के बारे में मुझे चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो क्या करूँगा, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या डिवाइड करो, डिवाइड कर देंगे तो 21 हो जाएगा यहाँ पे न्यूट्रॉन, और यह हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। दोनों को 2 से, इसको भी और इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। हाँ सर, सर आपने बोला था एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॉन होता है, तो जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन आ गए, न्यूट्रॉन आ गए, अब तो क्या चाहिए, जेड चाहिए, मास नंबर, और क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। सर एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो सर 22 है, और मास नंबर होता है किसके इक्वल, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये 22 और 21, 22 और 21 कितने, 4 3। केमिकल रिप्रेजेंटेशन, केमिकल रिप्रेजेंटेशन, जेड एक्स ए लिखते हैं, जेड की जगह 22, एक्स ए की जगह 43, ए की जगह 43। तो तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहे तो मैं, तुम भी थोड़ा ट्राई करो इसके बारे में। ये क्या है, मॉलिक्यूलर स्पीड Y33 माइनस है, ये तुम अभी करो, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने पीछे वाला किया वैसे तुम्हें करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने किए, एक तुम ये तो ट्राई करो। क्या पूछा, वही केमिकल रिप्रेजेंटेशन, तो अभी कर दो इसको, अभी के अभी हो जाएगा जल्दी से। आगे चले नेक्स्ट वैरायटी पे। ये क्या है, थोड़ा अलग लग रहा है, ट्राई करना चाहोगे तुम। क्या लिखा है, X3 पे है प्लस जेड, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ इसके अंदर तुम, थोड़ा दिमाग तुम्हें इसमें यूज़ करना पड़ेगा। प्लस जेड, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, इतू सा, ठीक है। टोटल दे रखे, प्रोटॉन दिए, न्यूट्रॉन दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10% कम, जितना है उससे 10% कम कर देना, किससे, न्यूट्रॉन से। तो जेड कितना है ऊपर, चार्ज कितना है, ये 2 नहीं है, जेड है ऊपर, ऊपर ये जेड नहीं है, सॉरी 2 नहीं है, ऊपर जेड है ये, ठीक है। जेड फाइंड करना है, जेड इतने से कितना है, 4 5 6 7। तो ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, हो जाएगा तुमसे आराम से, ठीक है, क्योंकि तुम्हें ट्राई करना है, तभी सीखोगे तुम। अब आते हैं अपन नेक्स्ट आयंस के ऊपर। सर अभी क्या कर रहे थे, अभी भी आयन के ऊपर ही थे अपन, कैटायन एनायन इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन कर रहे थे अपन, वही था। अब थोड़ा सॉल्ट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, आयनिक कंपाउंड बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैटायन भी चाहिए एनायन भी चाहिए, तो कुछ जो फेमस जो है बहुत ज़्यादा काम आते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज्ड, उनमें से कुछ लिस्ट बना के दे रखी है यहाँ पे, वो क्या क्या चीज़ है। सर ये क्या करना है, याद करना है, अभी याद करना है, जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तब इसका एक तरीका बता दूंगा, उससे तुम्हें याद हो जाएंगे। सिंगल एटम के जो आयन्स है वो तो तुम्हें याद हो जाएंगे, कुछ कुछ याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी के हिसाब से तो क्या करेंगे, 2 3 बार इसको बार बार रीड कर लो, या फिर जब पीछे क्वेश्चन करोगे तो उसको याद करते रहना साथ साथ, अच्छा इसका ये होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है। तो अभी एक बार याद करेंगे अपन, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन का मतलब H+ लिखना है उसको, लिथियम आयन Li+, सोडियम आयन Na+, पोटेशियम आयन K+, सीजियम आयन CS+1, सिल्वर आयन Ag+, अमोनियम आयन NH4 ऊपर +1 है, कॉपर 1 है तो उसको बोलते हैं Q+ +1। फिर डाई वैलेंट आयन है जिसपे +2 चार्ज है, वो लिख रखे, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जिंक, कैडमियम, कोबाल्ट, कोबाल्ट +2 वाला है तो उसको बोलते हैं कोबाल्टस, कॉपर 2 वाले को बोलते हैं क्यूप्रिक। ऊपर देखना, ये कॉपर यहाँ पे था एक, एक यहाँ पे है, वो कॉपर 1 है +1, ये कॉपर +2 है। तो लोअर स्टेट में वर्ड यूज करते हैं अस, OUS, और हायर वाले के आता है इक। तो यहाँ लिख रखा है क्यूप्रस, या लिख रखा है क्यूप्रिक। ऐसे ही Fe+2, फेरस, Mn+2, मैंगनस, मर्क्यूरी है, निकल या निकलस, लेड, प्लम्बस, इसको देखना +2 वाला प्लम्बस है, और नीचे मैंने लिख रखा +4 वाला, उसको बोलते हैं प्लम्बिक। तो लोअर वाला अस, हायर वाला इक। ऐसे देखना, Fe जो है +2 वाला है, एक Fe है +3 वाला है, तो Fe+2 वाला तो है फेरस, 3 वाला क्या है, फेरिक। एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम बोलते हैं, क्रोमियम क्रोमियम ही है, या क्रोमिक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कैटायन की एक लिस्ट है जो भी काम आएगी अपने आयनिक कंपाउंड को फॉर्म करने में। +4 वाले को प्लम्बस, Sn+4 को बोलते हैं स्टेनिक, ऊपर +2 आया होगा Sn का कहीं, ये रहा, +2 वाला स्टेनस, +4 वाला स्टेनिक। तो मान लो 1 और 3 आ रहा है, लोअर 1 है, 1 के पीछे आएगा अस, 3 के पीछे इक, 2 और 4 एग्जिस्ट करता है कि एक +2 में एक +4 में, तो 2 वाला कम है अस, 4 वाला इक, 2 और 3 एग्जिस्ट कर रहा है, Fe+2 वाला अस पीछे लगाना है, 3 वाले के पीछे इक लगाना है, ठीक है। तो ये कैटायन की लिस्ट है जो तुम्हें
याद रखनी है, ठीक है। एनायन की लिस्ट पे देखते हैं जिस पे माइनस चार्ज आ रहा है, -1 वाले हैं। एच पे माइनस उसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन, प्लस को तो बोला था अपन ने हाइड्रोजन आयन, एच माइनस को हाइड्राइड। ऐसे एफ पे माइनस है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड। ओ एच को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। सी एच थ्री सी ओ माइनस एसीटेट आयन है ये। सी एल ओ थ्री माइनस क्लोरेट, सी एल ओ फोर -1 पर क्लोरेट, एन ओ थ्री माइनस नाइट्रेट, एम एन ओ फोर -1 पर मैंगनेट। अब -2 वाले, ओ पे -2 चार्ज है ऑक्साइड, ओ टू पे -2 है पर ऑक्साइड, सल्फर पे -2 है सल्फाइड, सी ओ थ्री पे -2 है कार्बोनेट, सी आर ओ फोर -2 क्रोमेट, सी आर टू ओ सेवन 2 माइनस डाइक्रोमेट, एस ओ फोर 2 माइनस सल्फेट, एन थ्री माइनस नाइट्राइड, पी ओ फोर 3 माइनस फॉस्फेट। सर कुछ नीचे क्यों लिखे? नीचे इसे लिखे तो ऊपर क्या वो टेबल में एडजस्ट हुआ नहीं, कुछ मुझे बाद में याद आ गया, अच्छा ये भी रहना लिखना रह गया था। तो -1 में एक याद रखना, ये बाई कार्बोनेट एच सी ओ थ्री -1, बाई कार्बोनेट बोलो या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, एक ही चीज़ है। ऐसे एक है सी एल ओ -1 हाइपोक्लोराइड, एन ओ टू -1 नाइट्राइट। देखो यहाँ पे एक था नाइट्रेट, ये है नाइट्राइट, इसके पीछे ए टी ई है, इसके पीछे आई टी ई है। ऐसे -2 वाला एक है ऑक्जेलेट, सी टू ओ फोर 2 माइनस, एस ओ थ्री 2 माइनस सल्फेट, सल्फाइट, एस ओ फोर तो है सल्फेट, एस ओ थ्री है सल्फाइट। तो ये तुम्हें याद रखना है, इससे आयनिक कंपाउंड इजीली बन जाएंगे। तो जो एक एक एलिमेंट वाले हैं वो तो पीरियडिक टेबल में कवर हो जाएंगे, पर जिसमें दो एटम आए जैसे ओ एच आ रहा है, सी एन आ रहा है, सी एल ओ थ्री आ रहा है, सी एल ओ फोर आ रहा है, तो ये तुम्हें वैसे भी बाद में भी याद करने हैं। तो बाद में जब याद करनी है तो अभी याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसके तुम अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, और तुम इसको नोट कर देना, और बाद में 2-3 बार तुम पढ़ोगे इसको, और या फिर प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो इससे याद हो जाएगा। अब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तुम्हें एक बार। ये हालांकि तुमने 9 में पढ़ रखा होता है, फिर भी मैं एक बार ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और हर वैरायटी कवर कर रहा हूँ क्वेश्चन की। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये भी तुम्हें नहीं पता एनी कंपाउंड कैसे बनता है, तो एक बार 2 मिनट लगेंगे, जल्दी सीख लेते हैं अपन इसको। क्या करना है, क्रॉस में लगाना है इनको, वैलेंसी क्रॉस में कनेक्ट करनी है। मतलब इसका चार्ज इधर, चार्ज नहीं, इसका नंबर इधर, इसका नंबर इधर, ऐसे क्रॉस में कनेक्ट करते हैं। तो दोनों के ऊपर 1 1 है, तो 1 को अपन लिखते नहीं है, तो इसका कंपाउंड बन गया डायरेक्टली ए बी। ये एक कैटायन था, ये एक एनायन था, इनको मिलाएंगे तो ये बना ए बी। करना क्या है, क्रॉस में लगाना है, इसका नंबर इधर, इसके ऊपर का नंबर इधर, ठीक है। तो इसके ऊपर सर 1 है तो 1 को तो लिखेंगे नहीं अपन, इसके वहाँ पे 2 है तो बी के वहाँ लिखा 2। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो सॉल्ट या कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब टोटल चार्ज 0 होगा उसके अंदर, इस वजह से। सर क्रॉस में लगाना है, इसका 3 इधर, इसके ऊपर का 1 इधर, सर A1B3, ये हो गया सॉल्ट का फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल चीज़ है, पर रख के कोई नई बात नहीं बता रहा मैं। सर इसका चार्ज, चार्ज नहीं, नंबर इधर, इसका नंबर इधर, तो ये बन गया A2B, ये बन गया मेरा सॉल्ट। इधर सेम ऐसे 3 इधर 1 इधर, तो A3B। इधर इधर करो, सर ये 2 यहाँ पे आया, ये 2 यहाँ पे आया, तो ये बन गया A2B2। बट सर A2B2 लिखते नहीं अपन, हमेशा फॉर्मूला लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपल होल नंबर रेशियो में लिखते हैं। तो ये 2 से 2 कट रहा है तो काट देंगे इसको, तो इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे AB। सब बन तो रहा है ये वाला, हाँ बिल्कुल ये बन रहा है, लेकिन लिखना क्या है, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं हमेशा, सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसका मतलब जब कट रहा होगा तो काट देंगे, ठीक है। और काटने में आजकल तुम समझ गए, इधर ये 2 इधर, 3 इधर, तो क्या बन जाएगा ये A3B2। क्रॉस में लगाना और कुछ नहीं करना। सर इधर भी करो, सर इधर 2 इधर 4, तो ये बन गया सर A2B4। सर अब 4 उधर चला गया, 2 इधर गए, सर यहाँ पे कटेगा, बिल्कुल कटेगा ये भी, तो काट दो इसको। क्या आ रहा है सर, ये बन रहा है AB2, तो 2 से 4 कट गया, तो क्या बन गया ये AB2, ठीक है। सर यहाँ पे बताओ, इधर का इधर, इधर का उधर, फेरा फेरी कर दो, तो A इधर क्या आ गया 4B2, क्या ये कटेगा? बिल्कुल सर, काट दो, तो A2B। ये लिखा, कोई मिस्टेक तो नहीं की? पक्का? वरना बोलोगे तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया आपने। ठीक है। तो लिखना कैसे इसको, इस तरह से, इसको इस तरह से। एक एग्जांपल ले लेते हैं पीछे कुछ, फिर तुम करते ना एक तो क्वेश्चन और। इसको देखते हैं, क्या चाहिए, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द गिवन सॉल्ट। गिवन सॉल्ट का फॉर्मूला लिखना है। जो मैं क्यों बता रहा हूँ सुन लो, जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे
तो क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला नहीं देगा, वो तुम्हें नाम देगा, पोटेशियम क्लोरेट। अब पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है वो कैसे पता करेगा, इसके लिए तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बाद में आगे जाके तुम्हें ये नहीं बोला सर ये तो हमको पता ही नहीं फॉर्मूला। अब मैं जितने आयन बताया उसको तुम्हें याद करना है और प्रैक्टिस करनी है उनको, क्वेश्चन फ्रेम करने की खुद भी कर सकते हो। कोई भी कैटायन ले लो, कोई भी एनायन ले लो, आपस में मिला दो, वो कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा तुम्हें सोचना ही नहीं है। तुम्हें तो खाली फॉर्मूला बनाना सीखना है ताकि प्रैक्टिस हो आयन को याद करने के लिए। अब यहाँ पे लिखा है पोटेशियम ब्रोमाइड, कुछ तुम्हें याद होंगे कुछ नहीं होंगे, नहीं होंगे तो टेबल पे जाओ, उसमें कैटायन लिखो एनायन लिखो क्रॉस में लगा दो, ठीक है। ट्राई करें जरा। चलो, पोटेशियम को लिखते हैं सर K+ और ब्रोमाइड को लिखते हैं सर Br-, तो फॉर्मूला क्या बन गया सॉल्ट का, KBr। बस इतना सा करना होता है। या चेक करें, मैग्नीशियम सल्फेट, सर मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg2+, सल्फेट है, सल्फेट का मतलब SO4 2-, तो सर ये वाला 2 इधर ये वाला 2 इधर, तो अब मैं लिखूंगा भी नहीं क्योंकि जो पता है कटने वाला है, तो और जब कटने वाला होता है तो लिखना भी नहीं होता, क्यों लिख के काटना फालतू में, बुरा लगेगा इसको कि काट दिया इसको, तो नहीं काटना, 2 से 2 डायरेक्ट मैंने गायब कर दिया, ठीक है। सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर को लिखते हैं Ag+, कार्बोनेट होता है CO3 2-, तो इसका 2 इधर इसका 1 इधर, तो ये बन गया Ag2CO3, 2 को लगाना वहाँ पे, इसको लगाना वहाँ पे, Ag2CO3, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम को लिखते हैं Ba+2 से, बेरियम क्या है Ba+2, और हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं अपन OH-1, तो इसका 2 वहाँ आएगा इसका ये आएगा, तो इसको ऐसे लिखूँगा, देखना इधर BaOH2, BaOH2 ये लिखो, नहीं ये गलत हो गया सर, गलत क्यों हो गया, अब सुनना। अगर नंबर वहाँ पे आ रहा है सबस्क्रिप्ट के अंदर नीचे की तरफ नंबर आ रहा है तो ब्रैकेट बनाना है। कब बनाना ब्रैकेट, जब एक से ज़्यादा एटम हो, जब एक से ज़्यादा एटम हो और यहाँ पे नंबर 2 3 4 5 कुछ भी हो, या यहाँ का नंबर उधर जा रहा हो 2 3 4 5, मोर देन 1 एटम हो, तो ब्रैकेट बना के लिखना हमेशा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे अपन ऐसे BaOH होल ट्वाइस, ये करेक्ट है, ठीक समझ गए होंगे तुम। क्यों बनाया ब्रैकेट, क्योंकि O और H 2 एटम थे इसलिए मैंने 2 लगा दिया। 1 को लिखते नहीं है अपन। इधर क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस का मतलब हो गया Cu+1, क्यूप्रस है Cu+1, ऑक्साइड का मतलब है O पे 2-, तो उसको इधर लाओ उसको इधर लाओ, क्या बनेगा फॉर्मूला Cu2O। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको भी ऐसे लिखो, कुछ हो सकते हैं, मान लो कि सर इसको ऐसा लिखो, सर अभी तो आपने बोला 2 होने पे ऐसे लिखना है, भाई वो 2 अलग अलग एटम थे, ये एक ही एटम है। ये कॉपर में C और U अलग अलग नहीं है, एक ही एटम है, तो ये ऐसा कुछ नहीं करना है, Cu2 सिंगल एटम है ये। इधर क्यूप्रिक, क्यूप्रिक का मतलब Cu पे कितना +2, पीछे बताया था अस और इक, कॉपर +1 है तो क्यूप्रस, +2 है तो क्यूप्रिक, क्लोराइड है Cl-, इसको उधर लगा दो क्रॉस में CuCl2, CuCl2, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम जरा इसको ट्राई करो, क्या आंसर आता है इसका, चेक करो जरा इसको भी। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ गिवन सॉल्ट, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर तुम्हें ये अभी क्वेश्चन करना है, तुम्हें अभी का अभी होमवर्क लिखते तो मैं यहाँ पे, हो गया स्क्रीनशॉट, चले आगे। अब एक है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बहुत ही सिंपल थ्योरी है, बेसिक लेवल की थ्योरी है। अभी तो यहाँ पे जो पैराग्राफ उठा के रखा हुआ एनसीईआरटी से लिखा है, एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनता है, मैं तो पहले बता भी रखा था, वापस बता रहा हूँ। हर एक लाइन को ऐसे कैसे उठा के क्वेश्चन में रखते हैं, वो कुछ चेंज भी नहीं करते वो, एनटीए वालों की अच्छी बात है। तो अगर एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लोगे तुम तो ये तुम्हें बेनिफिट हो जाएगा। देख लेते हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मैं डायरेक्ट काम पे आ रहा हूँ। ये स्टार्टिंग में क्या किया उसने वो अभी अपने लिए कोई काम का नहीं है, सीधा थ्योरी के पॉइंट। फर्स्ट, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम, मैं इधर आगे लिख देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट डेल्टा एटॉमिक थ्योरी का, एटम के ऊपर इसने कोई थ्योरी बनाई सबसे पहली, जो ठीक ठाक लगी लोगों को कि हाँ सबसे पहले उस टाइम पे जो भी लोग रहे होंगे वहाँ के साइंटिस्ट को इसकी बात थोड़ी अच्छी लगी, तो उसने अपने कुछ पॉइंट बता दिए कि एटम के ऊपर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो इसने बोला मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम, मैटर किससे बना है, एटम से बना है, और एटम कैसा है, इनडिविजिबल, मतलब एटम को तुम डिवाइड नहीं कर सकते। ये कौन बोल रहा है, डेल्टन बोल रहा है। किसने बोला, डेल्टन। अब इंडिविजुअल का वर्ड कहाँ से है वो याद देखना,
अब ऊपर चलते हैं। ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ द आइडिया दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल, उसको इसने वर्ड क्या दिया था, कॉल्ड एटोमिया। एटोमिया ये क्या है, इसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल, बहुत पहले दिया था, ठीक है। फिर बहुत सारी स्टडी करने के बाद ये पॉइंट बताया। तो एटम कैसा है, इनडिविजिबल। देखो एनटीए का भरोसा नहीं है, ये इस वर्ड को भी पूछ ले, क्या एटम के लिए कौन सा वर्ड है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बना के पूछता है। अब जैसे ये लाइन है, इसको ऐसे कैसे यूज किया क्वेश्चन के अंदर उन्होंने, एग्जैक्टली ये कि ये पॉइंट यूज किए। आगे देखते हैं, ये समझ में आया पॉइंट। मैटर किससे बना, एटम से बना। एटम कैसा है, इनडिविजिबल, मतलब एटम को तुम डिवाइड नहीं कर सकते। ये कौन बोल रहा है, डिल्टन बोल रहा है। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, all atoms of a given element have identical properties including identical masses। ये कह रहा है एटम की जो प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिकल है, सॉरी एक ही एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टी आइडेंटिकल है। मतलब ये सोडियम है मेरे पास, तो सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी, मास साइज जितनी भी प्रॉपर्टी ले लो, केमिकल फिजिकल सब सेम होगा। ये कौन बोल रहा है, डेल्टन बोल रहा है। मतलब जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के जितने एटम्स होंगे उन सब एटम की सब प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, आइडेंटिकल होगी, ठीक। आगे और क्या बोल रहा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मासेस। अलग अलग एलिमेंट है तो उनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगा। मतलब एक सोडियम है एक मैग्नीशियम है, तो सोडियम के एटम का मास और मैग्नीशियम के एटम का मास अलग अलग रहेगा। अलग अलग एलिमेंट अलग अलग एटम, तो प्रॉपर्टी अलग अलग रहेगी। वो लिखा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, मास डिफरेंट होगा और प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। इन जनरल सभी, कुछ सेम हो सकती है, इन जनरल डिफरेंट रहेगी, ठीक। थर्ड पॉइंट, कंपाउंड्स आर फॉर्म, कंपाउंड कैसे बनते हैं उसकी बात कर रहा है। कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। ये कह रहा है कंपाउंड कैसे बनेगा, जब एटम आपस में, एक एटम ये दूसरा एटम में फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे, 1:2, 1:3, 2:3, 3:4, कुछ भी रेशियो। तो कंपाउंड कैसे बनेगा, जब एटम एक दूसरे के साथ में फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे, कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, ठीक। फोर्थ क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व, क्या करते हैं इन्वॉल्वमेंट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। कि कोई भी एक रिएक्शन हो रही है तो उसमें एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होगा। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा, कि पहले H2 के दो एटम थे एक साथ, अब हो सकता है H2 के दोनों एटम O के साथ में आ जाए, या एक एटम Cl के साथ में आ जाए। ऐसे मान लो कि पहले H2 था, वो किसी से रिएक्ट कर रहा था Cl2 से, और क्या बना दिया, HCl बन गया इस तरह से। तो अभी ये एटम यहाँ से रीअरेंज होके Cl के साथ में आ गए। पहले दोनों H के साथ में थे, दोनों यहाँ Cl साथ में थे, अब क्या हो गया, एक H और एक Cl हो गया। तो ये कर दिया, रीऑर्गेनाइज कर दिया अपने आप को, ठीक। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स को अपन क्रिएट भी नहीं कर सकते और डेस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये क्या कौन बोल रहा है, डेल्टन बोल रहा है। देखो इसमें से बात सही है या गलत उसकी बात नहीं कर रहा मैं कह रहा है डेल्टन ने ये पॉइंट बोले। अब इनमें से बहुत सारे पॉइंट अभी के हिसाब से वैलिड नहीं है, मतलब डेल्टन की थ्योरी के लिमिटेशन भी है। लेकिन पॉइंट तो ये है, ये तुम्हें ऐसे कैसे याद रखना कि क्वेश्चन बहुत बार ऐसे कैसे फ्रेम हो रखा है, ठीक है। तो ये तो थी इसकी डेल्टन एट में कुछ पॉइंट। अब कुछ चीज़ें और भी है वो देखना। डेल्टन थ्योरी कुड एक्सप्लेन, और क्या एक्सप्लेन करती है, द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉ है, सर कौन से लॉ होते हैं इसमें, क्या क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, वो अपन सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर। तो जो भी केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ है वो उनको अच्छे से एक्सप्लेन करता है, साथ में याद रखना। हाउएवर इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये गैसियस वॉल्यूम के लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये गैसियस लॉ का वॉल्यूम दिया था गेल-लुसैक ने, उसके लॉ को ये एक्सप्लेन नहीं करता। इट कुड नॉट प्रोवाइड, और क्या बात कर रहा है, कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम विच वाज आंसर लेटर। ये कह रहे हैं, जैसे बाद में लोगों ने इससे पूछा कि डेल्टन भाई तुम ये बताओ कि एटम कंबाइन क्यों कर रहे हैं, कि ये एटम आपस में क्यों मिल रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न है कि वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो भाई को पूछा लोगों ने कि भाई बताओ आपस में एटम कंबाइन क्यों कर रहे हैं, तो भाई ने बताने से मना कर दिया कि मेरे को नहीं पता। वो यहाँ पे एक लिमिटेशन वाला पॉइंट है एक तरह से, कि एटम कंबाइन क्यों कर रहे हैं वो उसने नहीं बताया। और क्या है, गैसियस लॉ के एक्सप्लेन ये नहीं कर रहा, ठीक है। अब थोड़ा सा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और ऐड कर रखी है यहाँ पे, लिमिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना यहाँ पे। एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट टाइप, सेम और डिफरेंट टाइप मतलब सेम एटम या डिफरेंट एटम हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी
टू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू ग्रुप ऑफ एटम। एटम की टेंडेंसी क्या होती है कि आपस में कंबाइन होने की होती है। उससे क्या होता है, जैसे एग्जांपल, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेस एग्जिस्ट इन नेचर एज ग्रुप ऑफ टू एटम। हाइड्रोजन एच की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, कैसे रहता है, H2 की फॉर्म में। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में। तो H तो सर एटम है, लेकिन वो एटम इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट कैसे करता है, H2 की फॉर्म में। ऐसे ही O2 की फॉर्म में। ये बताना चाह रहे हैं। इससे क्या इंडिकेट हुआ, दिस इंडिकेट दैट द स्मॉलेस्ट यूनिट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज नॉट एन एटम। वो एटम नहीं है, क्या है, ग्रुप ऑफ एटम, उसको अपन मॉलिक्यूल बोलते थे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या इंडिकेशन मिल रहा था कि स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसका है, एटम का, लेकिन एक्चुअल में किसका होता, वो मॉलिक्यूल का होता। कल भी अपन ने पढ़ा इसको। दूसरा पॉइंट, विद द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, बाद में जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, द एटम कैन नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड इनडिविजिबल। यहाँ पे तो बोला इसने इनडिविजिबल, लेकिन बाद में इनकी डिस्कवरी होने पता क्या पड़ा कि एटम को अपन इनडिविजिबल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। तो ये सेकंड लिमिटेशन है। थर्ड, डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप, बाद में जब डिस्कवरी हुई आइसोटॉप की। अब सुन लो आइसोटॉप क्या होते हैं। आइसोटॉप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, उनको बोलते हैं अपन आइसोटॉप। तो आइसोटॉप में क्या होता है कि मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम। कुछ एग्जांपल देखो, जैसे ये 1H1 1H2 1H3, ये क्या है, तीनों के तीनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आइसोटॉप है। तो जब इनकी डिस्कवरी हुई, तब यहाँ पे जो कुछ पॉइंट कह रहे थे कि एक ही एटम के सब एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के सब एटम की प्रॉपर्टी सेम होगी, यहाँ पे फेल होगी। क्यों, इस लाइन को पढ़ो, लाइन नंबर सेकंड, ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग देयर मास। इनका मास बताओ, इसका पहले वाले का मास है 1, इसका मास 2, इसका मास 3, लेकिन सबके सब किसके एटम है, सबके सब हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम है, तो सेम आना चाहिए मास, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं। लेकिन तीनों का मास क्या है, डिफरेंट है। ये तीनों कौन है आपस में, आइसोटॉप। तो आइसोटॉप होने के बाद में ये लिमिटेशन इसकी बन गई। तो डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप इंडिकेट दैट ऑल द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर नॉट परफेक्टली आइडेंटिकल। या बोला था आइडेंटिकल होता है, या क्या प्रूव हो गया, परफेक्ट आइडेंटिकल नहीं है। एटलीस्ट दे डिफर इन देयर मास, कम से कम मास का तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। एटलीस्ट दे डिफर इन देयर मास। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स के एटम हैविंग डिफरेंट मासेस आर कॉल्ड, ये डेफिनेशन दी आइसोटॉप की। ठीक है, डेल्टस एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, और क्या, व्हाई सर्टेन सब्सटेंस ऑल कंटेनिंग एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट शुड डिफर इन देयर प्रॉपर्टी, कि इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों आ रही है, इसके बारे में भी इसने नहीं बताया। एग्जाम्पल, जैसे चारकोल ग्रेफाइट डायमंड, ये सब के सब क्या है, कार्बन से बने हुए एटम है, बट स्टिल दे हैव देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अभी चारकोल ग्रेफाइट तीनों बने तो कार्बन से ही है, लेकिन तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो भाई साहब को पूछा, डेल्टन भाई को, भाई ये तीनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है, भाई ने बताने से मना कर दिया। तो ये क्या थी, इसकी लिमिटेशन थी एक्स्ट्रा, जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली मार्क नहीं थी। एनसीईआरटी का पहले का वेज होना था, तो जो मैंने अंडरलाइन किया वो तुम्हें लिखना है, जो अंडरलाइन नहीं किया वो लिखना भी नहीं है। तो ये तीनों पॉइंट मार्क करके लिखने हैं तुम्हें, यहाँ के ये 4 पॉइंट, ऊपर का ये वर्ड, और यहाँ का ये पैराग्राफ। ठीक है, तो एक बार देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में इसको जो जो अंडरलाइन कर रखा है लिमिटेशन और ये पॉइंट चारों तुम्हें लिखने हैं। ठीक है, अब इस पर जेई ने क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम कर रखे हैं, जेई नीट दोनों ने क्वेश्चन फ्रेम कर रखे हैं, दोनों की बात करते हैं अपन। मैं जेई के क्वेश्चन ले रहा हूँ, नीट के क्वेश्चन बहुत ईजी थे तो मैंने लिए नहीं। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये है क्वेश्चन 7 जैन फर्स्ट शिफ्ट 2020 का, 2020 का इंटर जेई मेन का क्वेश्चन है, एनटी ने बनाया। क्या क्वेश्चन है इसको देखते जरा, बहुत ही ईजी है, शायद तुम आंसर दे पाओ, एक बार जल्दी से पढ़ के देख लो। अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड दैट विच वाज नॉट प्रपोज्ड बाय डेल्टन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डेल्टन ने नहीं कहा। सही गलत की बात नहीं हो रही है, सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर बच्चा या मिस्टेक करता है, बच्चा देखता है कि सही कौन सा गलत कौन सा, वो बात ही नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि डेल्टन ने कौन सा नहीं बोला, विच वाज नॉट प्रपोज बाय डेल्टन, वो चाहिए अपने को। हो सकता है वो सही, हो सकता है वो गलत हो,
अपन को चाहिए कि डेल्टन ने क्या बोला। पहला पॉइंट देखते हैं। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। सर ये तो डेल्टन ने कहा था, एग्जैक्टली ये की ये लाइन पीछे लिखी थी, या जो पॉइंट लिख रहे चार उसमें एग्जैक्ट ये लाइन थी। दूसरा, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम, यही कहा था क्या, बताओ जरा। ये तुम चार पॉइंट ध्यान में रख लो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए इसको उठा के वाले जाता हूँ। रुको जरा, ताकि तुम्हें लगेगा एनसीईआरटी ऐसे कैसी कॉपी होती है। कौन से पेज पे अपन ये, 22 पे। हम्म, ये रिल्टन के पॉइंट और वो वाला क्वेश्चन डायरेक्टली तुम मैच कर लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट क्या था, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव, क्या दिख रहा है, हाँ सर, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। एग्जैक्टली वो की वो लाइन लिखी है, मिला ऑप्शन तुम्हें। दूसरा देखते हैं, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम ऐसे कैसे उठा के पूछ लिया। हाँ सर ये तो कहा गया रे, ये भी डिल्टन ने बोला है, वो चाहिए नहीं, नॉट लिखा क्वेश्चन के अंदर। व्हेन गैसेस कंबाइन और reproduce in a chemical reaction they do so in simple ratio by volume provided all gases are at the same temperature and pressure। क्या ये वाला इसने कहीं कहा है डिल्टन ने, नहीं सर ये इसने नहीं कहा, तो ये अपना आंसर हो गया। फोर्थ देखते हैं, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, कहीं देखा देखा लग रहा है सर, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, ये भी डिल्टन ने बोला, तो आंसर क्या हो गया। एनडीए मेंस और नीट दोनों के अंदर एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन क्वेश्चन फ्रेम करता है। ये पैराग्राफ लेने का रीज़न वही था, एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चन बनता है जैसा लिखा हुआ है। और देखते हैं इधर, ये क्वेश्चन है 2024 का, 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का। ठीक है, मैं वापस तुम्हें इस पैराग्राफ को उठा के भी चलाता हूँ। तुम्हें बस मुझे ये फील करवाना है कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस है और बहुत ज़्यादा है। जरा देखो जरा फर्स्ट पॉइंट, और अपने नोट्स में एनसीईआरटी डिटेल तरीके से प्रॉपर कवर कर रखो। जो एनसीईआरटी में काम का वो तो है ही है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ तुम्हें सिखाने के लिए। ऑप्शन 1 पढ़ो क्या लिखा है, क्वेश्चन में पूछा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन थ्योरी का इनकरेक्ट कौन सा है, डेल्टन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट कौन सा, ये पूछा जा रहा है। कंपाउंड्स ऑफ फॉर्म व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन एनी रेशियो। सर डेल्टन ने तो क्या बोला था, क्या बोला था, क्या बोला था, फिक्स रेशियो। ये क्या कह रहा है, एनी रेशियो। मिल गया आंसर, तो ये इनकरेक्ट है, यही तुम्हारा आंसर है। दूसरा ऑप्शन बनाया मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिज, हाँ सर ये तो वो सही है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, ये भी सर ठीक है। ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग मास, ये रहा प्रॉपर्टी, तो आंसर क्या हो गया, ए। चीज़ें ऐसे ही डायरेक्ट एनसीए कॉपी कर रहा है। ठीक है, अब तुम समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन है ये वाला, इसको भी देख लो, ये कब आया है, ये है, ये भी 2024 का है, 5 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। देख लेते हैं क्या लिखा है। इनकरेक्ट चाहिए मेरे को, इनकरेक्ट पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन, डेल्टन में इनकरेक्ट पोस्टुलेट कौन सा है। पहला, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, डिफरेंट एलिमेंट का मास डिफरेंट होगा, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, सर ये तो करेक्ट है, तो ये नहीं चाहिए। मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम, सर डिविजिबल नहीं बोला डेल्टन ने, डेल्टन ने क्या बोला था, इनडिविजिबल, तो सर ये मिल गया एक तो मेरे को काम का। कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, हाँ सही डेल्टन ने बोला था, तो ये मेरे काम का नहीं है कि क्वेश्चन में नॉट लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग मास, ये कह रहा है गिवन एलिमेंट के लिए डिफरेंट बोला है, डेल्टन ने क्या बोला था, डेल्टन ने बोला था आइडेंटिकल, तो सर ये वाला गलत है, ये चाहिए अपने को। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन, ये तो डेल्टन ने बोला था, तो आंसर हो गया बी एंड डी, कही है, हाँ सर, ये आ गया अपना आंसर। तो आयंस के बारे में तुम सीख गए, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी तुम सीख गए अच्छे से। जो जो मैंने पॉइंट मार्क कर रखे हैं वो तुम लिख देना। देखो नीट वाले क्वेश्चन में लिए नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन है, नीट में भी क्वेश्चन पूछे सिमिलर क्वेश्चन है, वो तुम तुम्हारे जिस कोचिंग में पढ़ते हो उनके मॉडल में मिल जाएंगे तुम्हें क्वेश्चन, वहाँ से तुम देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, राधे राधे।
चलो